हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ वे ऑप्टिक्स और इसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे पोलराइजेशन। इसका मीनिंग क्या होता है, पोलराइज्ड अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन किसे बोलते हैं, ब्रिस्टर्स लॉ है, मालुस लॉ है, इसे आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पोलराइजेशन के मीनिंग के साथ में। इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है डिवाइडिंग समथिंग, किसी चीज़ को डिवाइड करना। अब यहाँ पर जो लाइट होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल करती है, पार्टिकल नेचर भी होता है बट हम यहाँ पर बस वेव नेचर कंसीडर करेंगे। तो लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव होंगी तो उसे डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें लाइट का नेचर स्टडी करना होगा। लाइट का नेचर क्या होता है, लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे होगी, सबसे पहले इसका नेचर ट्रांसवर्स होता है। कैसा होता है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब जिस डायरेक्शन के अंदर वेव जाने वाली है उसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो पार्टिकल्स या कुछ दूसरे एटम्स वगैरह होंगे वो वाइब्रेट करते हैं। सो यहाँ पर ट्रांसवर्स है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों भी प्रेजेंट है। अब वो ट्रैवल कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इस डायरेक्शन के अंदर लाइट वेव को जाना है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव। इसे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वाइब्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल वो आपकी तरफ है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेंगे और इस फील्ड को भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी इस डायरेक्शन को, इस लाइन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी और वो ट्रैवल करेंगे आगे की तरफ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड उसको परपेंडिकुलर है। लाइट कैसे ट्रैवल करेंगे, इस डायरेक्शन के अंदर लाइट को जाना है, इस तरह से जाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट होंगी इस तरह से, और साथ ही में जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो इन दोनों को परपेंडिकुलर मतलब ऊपर की तरफ इस तरह से वाइब्रेट करेंगे, दोनों भी एक साथ में वाइब्रेट करेंगे। तो इस तरह से लाइट वेव आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब पोलराइजेशन को समझने के लिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों का अगर लेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर बस इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, जिस डायरेक्शन में वेव जाने वाली है उससे परपेंडिकुलर इस तरह से वाइब्रेट करने वाली है। तो मैग्नेटिक फील्ड है उसे छोड़ देंगे। तो एक लाइन के ऊपर कितने परपेंडिकुलर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, नीचे की तरफ भी परपेंडिकुलर है। इस तरह से एक लाइन के ऊपर हम इनफाइनाइट वेज के अंदर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पर इनफाइनाइट वेज है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाने के लिए। तो उसके अंदर पोलराइजेशन में क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है उन्हें सबको निकाल कर बस एक पॉसिबिलिटी, एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट होने वाली है उसे पास होने देना है। मतलब कैसे, अगर सामने कंसीडर करो कि यहाँ पर मेरे सामने एक डोर है, छोटा सा डोर है और उसके अंदर से मुझे जाना है तो इस तरह से सुकड़ कर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी इस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं खुद एक वेव हूँ तो इस तरह से मैं आगे जा रहा हूँ, तो इस डोर के अंदर से मैं इस तरह से नहीं जा सकता, मुझे इसके अंदर से जाना है। तो क्या करना होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनफाइनाइट वेज है, तो वहां पर मैं इस तरह से अगर मैं हाथ ऊपर की तरफ करता हूं और फिर इसे वाइब्रेट करता हूं तो अब मैं यहां से जा सकता हूं, अब मैं यहां से जा सकता हूं। तो यहां पर जो इनफाइनाइट वेज थे मैं अपने हाथ को कैसे कर सकता हूं, ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता हूं, ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। बस अब यहां से पास होने के लिए, एक छोटे से डोर में से पास होने के लिए मुझे अगर हाथ हिलाते हुए अंदर जाना है तो क्या करना होगा, इस तरह से आगे की तरफ जाना होगा। तो यहां पर इनफाइनाइट वेज में से मैं बस एक वेव को चुन रहा हूं, तो ये होता है पोलराइजेशन। ये क्या होगा, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का मीनिंग क्या होगा, दिस इज द रेस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेव्स। ये एग्जैक्टली क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द restriction of vibration of light waves, vibrations of light waves in a particular plane, in a
particular plane perpendicular to the direction of wave motion is known as polarization. उसे क्या बोलते हैं? Polarization. The restriction of vibrations of light waves in a particular plane perpendicular to the direction of wave motion is known as polarization. वहां पर restriction है, एक तरह का ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से लाइट के अंदर बस इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करें, हम मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, बस इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बस एक पर्टिकुलर कंपोनेंट वहां से पास होगा और बाकी के सब क्या हो जाएंगे, वहां से ब्लॉक हो जाएंगे, तो इसे बोलते हैं हम पोलराइजेशन। अगर कोई नॉर्मल सोर्स होगा तो उसके अंदर से जो लाइट वेव निकलने वाली है उसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर इनफाइनाइट वेज में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस तरह की जो लाइट वेव होती है, उस तरह की जो लाइट होती है उसे बोलते हैं हम पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं उसे? पोलराइज्ड, सॉरी अनपोलराइज्ड, सॉरी उल्टा बोल दिया, अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट किसे बोलेंगे? the light in which electric vector और हाँ इलेक्ट्रिक वेक्टर बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर vibrates in all possible directions। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगा वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट कर सकता है, जो नॉर्मल लाइट निकलने वाली है उसको। तो वहाँ पर जो उसकी सिंबॉलिक या उसे डायग्राम के अंदर अगर दिखाना है तो डबल हेडेड एरो का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल इस बोर्ड से अनपोलराइज लाइट निकलने वाली है, तो उसे दिखाने के दो वेव्स होते हैं। एक तो यहाँ से इस तरह से डॉट दिखेगा तो लाइट कहाँ से कहाँ आ रही है, लाइट बोर्ड से निकलकर हमारी तरफ आ रही है, और यहाँ पर अगर हम क्रॉस दिखा दे लाइट कहाँ जा रही है, बोर्ड के अंदर जा रही है। तो यहाँ पर बस उसे परपेंडिकुलर दिखाना है इस डॉट के ऊपर। डॉट मतलब क्या, यहाँ से लाइट निकल रही है, तो इस लाइन के ऊपर हम इनफाइनाइट वेज में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सिंबल होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो ऑल डायरेक्शन में है। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट के ऊपर जो डबल हेडेड एरोज है, इस तरह से ये हो गई डायरेक्शन ऑफ लाइट वेव बोर्ड से बाहर की तरफ, और ये होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सो ऑल डायरेक्शन के अंदर है वो। दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। अब इसे दूसरा, अगर हम इसे किसी पोलराइजर में से पास करते हैं, कहां से पास करना है इसे? पोलराइजर, ठीक है। अब पोलराइजर क्या होता है? पोलराइजर इज समथिंग, इज एनी काइंड ऑफ मटेरियल और डिवाइस विच कन्वर्ट्स अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम पोलराइज्ड लाइट क्या होंगी उसका मीनिंग समझ लेते हैं। पोलराइज्ड लाइट। अब यहां पर देखो जो इसकी स्पेलिंग होंगी उसके अंदर Z भी आता है और S भी आता है, दोनों भी वहां पर चल जाएगा, बट पोलराइज्ड अनपोलराइज्ड लिखना होगा तो S यूज कर लीजिएगा, और अगर पोलराइजेशन लिखना होगा तो Z या S दोनों से भी दिखा सकते हो, वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बस कंपलसरी हमें S लेना है। तो पोलराइज लाइट किसे बोलेंगे? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेक्टर होगी उसे ऑल डायरेक्शन से रिस्ट्रिक्ट करना है, बस एक ही डायरेक्शन में पास करना है। मतलब अनपोलराइज लाइट क्या होंगी इस डेफिनेशन के ऊपर से? द लाइट इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर vibrates in a particular plane। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक वेक्टर vibrates in a particular plane। एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर जो लाइट होंगी उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
वो उसका जो वेक्टर होगा, वेक्टर मतलब क्या, इस डायरेक्शन के अंदर इस तरह से वेव जाने वाली है ना, तो ये क्या होगा, उसका एक वेक्टर होगा। तो जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा वो एक पर्टिकुलर प्लेन में जाने वाला है, वहां पर वो एक पर्टिकुलर प्लेन में कन्फाइन होने वाला है। क्या होने वाला है, कन्फाइन। और जो अदर जो साइड्स होंगी उसके अंदर वो ब्लॉक हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे हम पोलराइज लाइट। ठीक है, तो पोलराइजर क्या है, द पोलराइजर इज समथिंग विच कन्वर्ट्स अनपोलराइज्ड लाइट, विच कन्वर्ट्स unpolarized light into polarized light। अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड के अंदर कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस होगा उसे हम बोलेंगे पोलराइजर। और यहां पर पोलराइजर के अंदर एक डिवाइस मेंशन किया गया है, वो है पोलरॉइड, दैट इज पोलरॉइड। पोलरॉइड इज अ सिंथेटिक प्लास्टिक शीट, एक तरह की प्लास्टिक शीट होती है, उसके अंदर से जो लाइट पास होने वाली है वो अनपोलराइज्ड का कन्वर्जन पोलराइज में कर देगा। तो यहाँ पर जो वेल्डिंग होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी मैकेनिक को वेल्डिंग करते वक्त देखा होगा तो उसको वो एक ब्लैक कलर का चश्मा लगाता है, वो एग्जैक्टली क्या करता है, लाइट को पोलराइज करता है, वो एक तरह से पोलराइज करता है। मतलब जो वेल्डिंग का ग्लेयर होता है, जो उसकी चमक होती है, उस चमक को कम करने के लिए वो एक तरह का गॉगल यूज करता है, या सामने ऐसा मेटल प्लेट होंगी और यहाँ वहां पर एक थोड़ा सा ऐसा ब्लैक कलर की कांच होती है, तो एक क्या हो गई, एक टाइप की पोलराइजर होगी। जो सन ग्लासेस होते हैं वहां पर भी पोलराइजेशन होता है एक छोटी सी हद तक, तो लाइट की जो चमक होती है उसे कम वो कर देता है, तो वो एक टाइप का क्या हो गया, पोलराइजर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों की ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गएंगे। तो मुझे रब करना है, बुक के अंदर वैसे डेफिनेशंस दी हुई है, अगर आप लोगों को लिखना है तो स्क्रीन पॉज करके लिख लो। ओके डन। देन उसके बाद में हम जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है उसे समझने की कोशिश करेंगे आप। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, बुक के अंदर वैसे डायग्राम्स दी हुई है, मेरे डायग्राम इतनी कुछ खास होती नहीं है, तो समझने के लिए बस यहाँ पर देख लो आप, जो एग्जैक्ट डायग्राम्स वगैरह होंगे वो आप बुक में से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सो जस्ट 1 मिनट। ओके, सो यहां पर एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। तो मान लो कि हमारे पास इस तरह से एक कोई सोर्स ऑफ लाइट है, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, एक पेड़ की तरह दिख रहा है बट ये लाइट बल्ब है, कंसीडर करो इस तरह से लाइट बल्ब है, और इसके अंदर से इस तरह से लाइट निकलेंगी। जो लाइट है वो लाइट फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन के अंदर जाने वाली है। ओके, इस तरह से ऑल डायरेक्शन के अंदर ये जो लाइट है एक लेजर की तरह यहां से निकल रही है, कंसीडर करो बस, और आगे की तरफ जाएंगे। इसमें से जो लाइट निकलने वाली है वो अनपोलराइज्ड है। कैसी है, अनपोलराइज्ड। तो अनपोलराइज्ड लाइट को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह से एक पर्टिकुलर एरिया कंसीडर कर लेता हूँ, और अनपोलराइज्ड लाइट अगर दिखानी होंगी तो वहां पर हम इस तरह से डबल हेडेड एरोज ड्रॉ करते हैं, इस तरह से। दिस इज द सिंबल फॉर अनपोलराइज्ड लाइट। इस तरह से यहाँ पर कौन सी लाइट होगी, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कोई पोलराइजर यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर पोलराइजर, इस तरह से कोई पोलराइजर है, पोलराइजर में इस तरह से हम ये जो लाइंस है वो दिखा सकते हैं, इसे हम बोलेंगे पोलराइजिंग एक्सिस। जो वर्टिकल लाइंस हमने ड्रॉ की है वो क्या हो गई, एक तरह की पोलराइजिंग एक्सिस, पोलराइजिंग एक्सिस। मतलब जिस एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स पास होने वाले हैं वो होगा हमारा पोलराइजिंग एक्सिस। मतलब कैसे, अगर परपेंडिकुलर इस ये हो गया हमारा पोलराइजिंग एक्सिस, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का बस ये जो कंपोनेंट होगा वही पास होगा, तो ये जो हमारे सामने एक तरह का डोर होगा वो होगा पोलराइजिंग एक्सिस। ठीक है, तो इस पोलराइजर से पास होने के बाद में लाइट पोलराइज्ड हो जाएंगी। पोलराइज्ड लाइट को दिखाने के लिए एक सिंगल लाइन ड्रॉ करनी होती है इस तरह से, दिस विल बी द पोलराइज्ड लाइट। क्या होगी ये, पोलराइज्ड लाइट। अब ये जो पोलराइज्ड लाइट है, वाइब्रेशंस जो होंगे वो एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर है। ओके,
तो जिस डायरेक्शन के अंदर, जिस प्लेन के अंदर वो वाइब्रेशन होने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो यहाँ पर एक इमेजिनरी डोर है, उसके अंदर से मैं इस तरह से नाचता हुआ जा रहा हूँ, इस तरह से, तो ये जो डोर है, इस डोर के अलोंग मैं ऐसे जाने वाला हूँ ना, ऐसा, तो यहाँ पर जो प्लेन फॉर्म होने, बोर्ड के अलोंग है, इस तरह से मैं आगे जाने वाला हूँ, इस तरह से आगे। तो ये जो मैं आगे जाने वाला हूँ, तो ये जो सामने का होगा, ये जो मेरा पूरा प्लेन होगा, ये जो बोर्ड होगा, ये होगा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। यहाँ पर ये जो इसका प्लेन होगा जिसके ऊपर वो वाइब्रेट करने वाला है, दिस विल बी द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। जिस प्लेन के अंदर, द प्लेन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज वाइब्रेटिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग, इज नोन एज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, ये हो गया प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये पूरा क्या हो गया, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो इसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल इस तरह से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर इस तरह से, ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर एक प्लेन होगा, इस प्लेन को, इस बोर्ड को जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा, फॉर एग्जांपल इस तरह से ये जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा, दिस विल बी द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इसे भी परपेंडिकुलर है, इसे परपेंडिकुलर जो होगा उसे बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, क्लियर, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, दिस विल बी द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। जिस प्लेन के अंदर वो वाइब्रेट करने वाला है, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अलोंग मैं इस तरह से जा रहा हूं, तो ये हो गया प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और इसे परपेंडिकुलर जो होगा, ये जो प्लेन होगा, दिस विल बी द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, इस तरह से दो प्लेन्स वहां पर हो गए, क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, द प्लेन और द प्लेन in which the vibrations of electric field vector is performing, so that plane is known as plane of vibration, and the plane which is perpendicular to the plane of polarization is the perpendicular which is perpendicular to the plane of vibration is known as plane of polarization। बुक के अंदर डेफिनेशन दी हुई है, आप लोगों को समझाना था बस, डेफिनेशन मैंने याद नहीं की थी, सो आप वहां से कवर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अब पोलराइजेशन के बाद में एग्जैक्टली इंटेंसिटी के अंदर क्या क्या चेंज होता है उसे दिखाने के लिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो पेजेस होंगे, इस तरह से दो पेजेस है, और मैं इसके बीच का जो पोर्शन है वो मैं इस तरह से फाड़ देता हूँ, इस तरह से। ये अचानक से मेरे दिमाग के अंदर आया, इसलिए क्योंकि पहले ही मुझे तैयार कर लेना चाहिए था, बट होप जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से फॉर एग्जांपल इसके अंदर से आप मुझे देख सकते हो, इतना पोर्शन अगर मैं ये निकाल लेता हूँ तो पूरा मैं दिखने वाला हूँ, ये पूरा फॉर्म हो गया अनपोलराइज लाइट का। अगर मैं ये लगा देता हूँ तो ये एक टाइप का पोलराइजर हो गया, इसके अंदर से जो लाइट आने वाली है वो पोलराइज्ड होगी। ठीक है, अब एक पोलराइजर हम यूज करेंगे तो इतना पोर्शन दिख रहा है, दो पोलराइजर, दोनों पोलर, ये क्या हो गया, पोलराइजिंग एक्सिस हो गया। इस पोलराइजिंग एक्सिस के सामने दूसरा अगर मैं रख देता हूँ तो लाइट जैसे कि वैसे जाने वाली है, बट अगर मैं इस तरह से इसे परपेंडिकुलर कर लेता हूँ, परपेंडिकुलर, तो बहुत सारी लाइट यहाँ पर, ये जो थिकनेस है इसकी, सॉरी जो विड्थ है इसकी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो थोड़ा बहुत है वो आप मुझे देख सकते हो, बट अगर रियलिटी में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी हमें दिखाई नहीं देगा, इस तरह से होगा वो, इस तरह से, मतलब कोई भी लाइट वहाँ पर पास होने वाली नहीं है। गर्म भी ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये जो पोलराइजिंग एक्सिस होता है उसकी वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो चेंज होती है। वो कितने चेंज होने वाली है, अब मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ हम आते हैं। तो बेसिकली देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वेशन दिखा लेते। इक्वेशन किस तरह से दिखाएंगे, मैंने यहाँ पर आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके अंदर भी ट्रांसवर्स है, और ट्रांसवर्स के अंदर प्रोग्रेसिव, ट्रांसवर्स किसकी टाइप होती है, प्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव लाइट जो होती है उसे दिखाने के लिए, प्रोग्रेसिव वेव को दिखाने के लिए एक इक्वेशन होती है। जनरल इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, माइनस साइन पॉजिटिव x डायरेक्शन के लिए होता है।
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर बस हम क्या करेंगे, इसे चेंज कर लेंगे। y इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, तो कोणत्याही पोजीशन के ऊपर यहाँ पर इसकी जो मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होंगी उसे दिखाने के लिए e यूज करेंगे, उसकी एम्पलीट्यूड को दिखाने के लिए E0, और बाकी के जो टर्म्स होंगे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये एज इट इज। यहां पर हमें बस इस E0 दैट इज एम्पलीट्यूड से लेना है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। क्या होता है? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ये होता है। तो यहां पर बस हम इस E0 का यूज करेंगे। तो यहां पर जो पहली इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके अंदर से पास होने वाली है, फॉर एग्जांपल कंसीडर करो कि ये पोलराइजिंग एक्सिस है, दिस इज पोलराइजिंग एक्सिस, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने पास होंगी? पोलराइजिंग एक्सिस के साथ में इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर एग्जांपल फाई इतना एंगल बन रहा है, कितना है? फाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक इधर होगा इसे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन के अंदर, और ये एक कंपोनेंट होगा। तो इसे दो कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग ये साइड हो जाएंगी ई साइन फाई और ये साइड हो जाएंगी ई कॉस फाई। तो पोलराइजिंग एक्सिस के अंदर से जो हमने ये पोलराइजिंग एक्सिस कंसीडर किया था, और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसे कंसीडर करेंगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं दूसरा कुछ ये ले लेता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कुछ एंगल बना रही है तो यहाँ से आप लोगों को कितना पार्ट दिखाई देगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस जो पेपर का पोर्शन है इसका बस इतना पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमें बस यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लेना है? इसका वर्टिकल कंपोनेंट। सो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा एम्पलीट्यूड, वहां पर इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट पोलराइजर में से जो इंटेंसिटी पास होने वाली है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शन में होंगी? ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पर हमने E0 ली थी, तो यहाँ पर भी E0 लेना है। ये जो E0 साइन फाई इसे छोड़ दो, यहाँ पर बस क्या लेंगे हम? E0 कॉस फाई, E0 कॉस फाई। इसका हमें क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो फिर से यहां पर I1 विल बी प्रोपोर्शनल टू E0 स्क्वायर इनटू यहां पर क्या है? कॉस स्क्वायर फाई। अब ये जो कॉस स्क्वायर फाई है इसका हमें लिमिट लेना है यहाँ पर 0 to 180 डिग्री। कितना लेंगे? 0 to 180 डिग्री। क्यों लेना है? क्योंकि इस तरह से अगर ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल होंगे तो ये एंगल 0 हो गया, ठीक है। अगर हम इसे रोटेट करना शुरू करते हैं तो रोटेट करने के बाद में इसे हम कहां से कहां तक ला सकते हैं? ये इसका 0, उसके बाद में इस तरह से ये 90 डिग्री होगा और घूमकर वह कहां पर आ गया? 180 पर। अगर हम फिर से इसे शुरू करेंगे तो उसका कुछ मीनिंग नहीं होगा। इसे बस कहां से कहां तक रोटेट करना है? 0 से 180 तक। और 0 से 180 तक का अगर हम इसके जो वैल्यूज है cos 0, cos 30, cos 45, ये सभी के वैल्यूज पुट करते हैं। अब यहाँ पर समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे तो क्या करना है यहाँ पर cos 0 डिग्री, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 189 डिग्री, cos 179 डिग्री, cos 180 डिग्री, इस तरह से इन सभी जो वैल्यूज को हमें स्क्वायर करके ऐड करना है, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर करके ऐड करना है। और डिवाइडेड बाय जितने टर्म्स थे 180 टर्म्स लिए ना, डिवाइड बाय 180 करना होगा, तो वहां पर हमें मिलेगा 1/2। इसकी जो मीन वैल्यू होती है, ये जो एवरेज वैल्यू होगी इस पार्ट की, वो होती है 1/2। सो यहाँ पर I1 इज प्रोपोर्शनल टू E0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। और ये जो E0 होगी, E0 क्या है? यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेंगे हमें? इंटेंसिटी। सो फर्स्ट पोलराइजर में से पास होने के बाद में वहां पर इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। अगर एक पोलराइजर में से लाइट को पास करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी डायरेक्टली हाफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? हाफ। अब उसके बाद में अगर एक की जगह 2 होगी तो
फॉर एग्जाम्पल सोर्स ऑफ लाइट से निकलकर लाइट जो है वो फर्स्ट पोलराइजर में से पास हो गई, ये पहला पोलराइजर था, ये उसका फॉर एग्जांपल ये पोलराइजिंग एक्सिस था, इसमें से पास हो गई लाइट, और पास होने के बाद में यहाँ पर दूसरा पोलराइजर है, यहाँ पर फिर से एक दूसरा पोलराइजर है, और ये जो पोलराइजर एक्सिस है फॉर एग्जांपल ये जो सेकंड पोलराइजर एक्सिस होगा उसके साथ में फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब ये जो पोलराइजिंग एक्सिस है उसके साथ में कंसीडर करो कि जो सेकंड यहाँ से जो लाइट गई थी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये पोलराइजिंग एक्सिस दोनों के बीच में थीटा इतना एंगल है। पहले थीटा मतलब क्या हो गया, थीटा इज द एंगल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है देखो, एंगल बिटवीन टू पोलराइजिंग एक्सिस, टू पोलराइजिंग एक्सिस, दो पोलराइजिंग एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा वो थीटा होगा। तो जो सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, दैट विल बी, जैसे हमने इक्वेशन ली थी यहां पर ले सकते हैं हम, E2 विल बी इक्वल्स टू E20 मतलब क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर पासिंग थ्रू द फर्स्ट पोलराइजर इनटू यहाँ पर बाकी की जो टर्म थी दैट इज साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वगैरह वो सेम होगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं। मतलब जो सेकंड इंटेंसिटी होंगी मतलब जो सेकंड इंटेंसिटी I2 होंगी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू E20 के वो प्रोपोर्शन में होगी, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, पोलराइजिंग एक्सिस के बीच में थीटा है। तो इसे भी हम ये जो समझा E20 होगा इसे हम दो कंपोनेंट्स के अंदर, दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज E20 साइन थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा E20 कॉस थीटा। हमें बस कौन सा लेना है, वर्टिकल जो पोलराइजिंग एक्सिस के बीच में होगा, पोलराइजिंग एक्सिस के साथ में जो एंगल होगा वो लेना है, जो कंपोनेंट होगा वो लेना है। सो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, ठीक है। और इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर E20 है, मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट पोलराइजर थी उसकी जो इंटेंसिटी थी वो हमें कंसीडर करनी होंगी। सो I2 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर एक स्टेप में बढ़ा लेता हूँ, I2 प्रोपोर्शनल टू, इसकी जगह क्या आ जाएगा, E20 स्क्वायर की जगह I1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जो दोनों तरफ इंटेंसिटी ले रहे हैं हम, जो प्रोपोर्शनल साइन वगैरह है उसे छोड़ देना है। तो यहाँ पर I2 कितना हो जाएगा, I2 विल बी इक्वल्स टू I1 कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज मालूस लॉ, इसे क्या बोलते हैं, मालूस लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड पोलराइजर में से पास होने के बाद में इतनी इंटेंसिटी जाने वाली है। पहला एक पोलराइजर जो सोर्स ऑफ लाइट है उसमें से लाइट निकल गए अनपोलराइज, एक पोलराइजर में से पास हो गई लाइट, तो वहां पर I0/2 इतनी इंटेंसिटी पास होगी, ओरिजिनल सोर्स से जितनी आने वाली है उसको हाफ करना है, और सेकंड के अंदर से जो पास होने वाली है उसके लिए क्या करना होगा, I1 cos स्क्वायर थीटा, ये जो फर्स्ट पोलराइजर से पास होने के बाद की जो इंटेंसिटी है वो इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू एक्सिस, ठीक है। तो ये पार्ट था, स्क्रीन पॉज करके आप लिख लो। अब इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दिए होते हैं बोर्ड के बुक के अंदर दिए हुए हैं, तो उसमें से कोई एक एग्जांपल हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप। तो एक मैं क्वेश्चन है, बाद में आप लिख सकते हो या मैं पढ़ लेता हूँ, आप साथ ही में लिख सकते हो, क्योंकि जो पार्ट होता है जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ अगर आप उसे लिख लोगे साथ ही में मेरे साथ में तो वो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। देखो एक अनसॉल्व क्वेश्चन है, उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो एक बार लिख लो आप, ये क्लियर, ठीक है। अब इसे समझने के लिए इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को लेना जरूरी है। जस्ट 1 मिनट। ओके, सो क्वेश्चन देखो क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट विथ इंटेंसिटी I0 इज इंसिडेंट ऑन टू पोलराइड, ठीक है। एक सोर्स, इसे मैं डायग्राम से दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल कोई सोर्स ऑफ लाइट है, इस तरह से सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें से इंटेंसिटी निकलने वाली है I0, इसमें से कितनी इंटेंसिटी आ रही है, I0। द एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइड मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद द वर्टिकल,
ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हो गए हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और जो फर्स्ट पोलराइजिंग एक्सिस है वो वर्टिकल के साथ में, फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट पोलराइजर है, ये उसका पोलराइजिंग एक्सिस। तो इस पोलराइजिंग एक्सिस के साथ में, वर्टिकल के साथ में, ये पोलराइजिंग एक्सिस कितना एंगल बना रहा है 50 डिग्री, यहां पर एंगल है 50 डिग्री, ठीक है, विद द वर्टिकल। एंड द एक्सिस ऑफ सेकंड पोलराइड इज हॉरिजॉन्टल। जो सेकंड, ये पोलराइजर फर्स्ट हो गया P1, उसके बाद में यहां पर सेकंड पोलराइजर है, इसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, इस तरह से क्या है, हॉरिजॉन्टल है। What is the intensity of light after it has passed through the second polaroid? सेकंड पोलराइड में से पास होने के बाद में इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? सो पहले देखो इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू फर्स्ट पोलराइजर। अब पहले पोलराइजर में से पास होने के बाद में इंटेंसिटी कितनी होती है, हाफ हो जाती है, कितनी, हाफ। सो I1 विल बी इक्वल्स टू I0/2, ओरिजिनल I0 थी, यहां से पास होने के बाद में इंटेंसिटी कितनी हो गई, I0/2। क्लियर, कैसे भी हो पोलराइजर कैसे भी रखा हुआ होगा तो इंटेंसिटी डायरेक्टली हाफ हो जाएंगे। उसके बाद में इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी after passing through second पोलराइजर से पास होने के बाद में इंटेंसिटी कितनी होगी, I2 विल बी इक्वल्स टू I1 cos स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू मालूस लॉ। क्लियर, तो यहां पर देखो पहले यहां तो दिया हुआ है I1 की वैल्यू कितनी है, I0/2 इनटू कॉस स्क्वायर थीटा कितना लेना है, थीटा मतलब क्या, एंगल बिटवीन टू पोलराइजिंग एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर देखो आप क्या बोलोगे, यहां पर 50 डिग्री एरिया हुआ है तो यहां पर हमें डायरेक्टली 50 डिग्री लेना है, नहीं, क्या है, देखो पोलराइजिंग एक्सिस वर्टिकल के साथ में कितना था पहले 50 डिग्री, अब ये कैसा हो गया है, हॉरिजॉन्टल। तो ये सेकंड पोलराइजर है P2, ठीक है, और फर्स्ट पोलराइजर हॉरिजॉन्टल के साथ, सॉरी वर्टिकल के साथ में 50 डिग्री बना रहा था। तो इन दोनों के बीच में, ये जो पहला पोलराइजर और दूसरा पोलराइजर है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, टोटल एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 में से 50 चला गया, 90 - 50, दिस विल बी द एंगल बिटवीन टू पोलराइजिंग एक्सिस। सो 90 - 50 40, so this will be cos square 40 degree. This will be the intensity after passing through the second polarizer. Okay, तो इस तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ था, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप जो लॉग टेबल है उसका यूज करके सॉल्व कर सकते हो, बट बुक के अंदर डायरेक्टली ये आंसर दिया हुआ है तो इसे ही हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मालूस लॉ का हम यूज कर सकते हैं। एक पोलराइजर में से पास हो गई लाइट तो हाफ हो जाएंगी उसकी इंटेंसिटी, सेकंड में से पास होंगी तो उसके लिए I2 इक्वल्स टू I1 cos स्क्वायर थीटा लेना है, थर्ड में से पास होंगी तो क्या लेना है, I3 विल बी इक्वल्स टू I2 cos स्क्वायर थीटा 2, जो सेकंड और थर्ड पोलराइजर के बीच में एंगल होगा उसे लेना है, ठीक है। आप लिख सकते हो, क्वेश्चन जो बुक के अंदर दिया है वहां से आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम पोलराइजेशन देखा, उसके कुछ टर्म्स देखे, आप ब्रूस्टर्स लॉ है इसके रिलेटेड, बट वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो गई। मेरा पहला वीडियो बोर्ड के ऊपर था बहुत दिनों के बाद में, तो सेटअप भी इतना खास नहीं है, ऊपर से यहाँ पर इतनी गर्मी है मुझे दम लग रहा है डायरेक्टली। सो अगर इसके अंदर कुछ चेंज करने की ज़रूरत होगी, फॉर एग्जांपल ये जो सेटअप है या कुछ आप लोगों को दिखाई नहीं देता होगा, आवाज़ का कोई प्रॉब्लम होगा, तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करनी है। जितना आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे उतना ही मैं आगे प्रोग्रेस कर पाऊँगा। सो इसके अंदर अगर कुछ चेंज की ज़रूरत होगी तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। लेक्चर के रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम ब्रूस्टर्स लॉ स्टडी करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।